ठीक है, तो हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, सेटअप होनी है, तो शेयर होल्डर्स, कोई भी कंपनी सेटअप हो, ठीक है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको अपना बिजनेस जो है सेटअप करना है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए, मनी चाहिए। तो शेयर होल्डर जो होंगे पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनकी कंपनी में, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले उसका, एंड जो कंपनी होगी वो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगी, ठीक है, इन्वेस्टर्स जो उनके होंगे। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज ए कंपनी कंसिडर टेकिंग ऑन ए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफ सम काइंड, फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलिंग ए न्यू पीस ऑफ मशीनरी इन वन ऑफ देयर फैक्ट्रीज, ठीक है। मतलब कि एक मशीन, कोई भी बिजनेस है, खुल रहा है, ठीक है, उसमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए। शेयर होल्डर्स जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में क्या चाहिए, मशीन चाहिए। तो उस मशीन में कितने सारे खर्चे होंगे, उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियंस को पे करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस होंगे, एंड जो उसके पार्ट्स होंगे वो भी खरीदने पड़ेंगे, काफ़ी सारे खर्चे होंगे इसमें। तो जो ये इतने सारे जो खर्चे होंगे ना, कैपिटल क्या हुई हमारी, मशीनरी, ठीक है, उस कैपिटल पे इतने सारे जो खर्चे हुए वो क्या निकल के आई, उसकी कॉस्ट। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, किसी भी चीज़ पर खर्चा करना, ठीक है। एंड इसमें पॉइंट दे रखा है हमारा, द न्यू डेट होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स हु हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी टू फंड दिस न्यू मशीनरी विल एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि इसमें दे रखा है जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स होंगे और शेयर होल्डर्स होंगे। डिवेंचर होल्डर यानी कि कंपनी जो है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन लेती है, तो वो हो गए हमारे डिवेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनकी कंपनी में, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने जब पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो जो न्यू मशीनरी आई है उस पर जो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मशीन जो है उन्हें अच्छे से अच्छा लाभ दे, अच्छे से अच्छा फायदा दे, ठीक है। क्योंकि कोई लॉस में बिजनेस तो खोलेगा नहीं, प्रॉफिट में ही खोलेगा, जिसमें कंपनी का भी फायदा हो, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, इन लोगों का भी फायदा हो, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंस देखेंगे, सबसे नंबर 1 हमारा दे रखा है इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन। मतलब कि वही पॉइंट है, सेम बात की गई थी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले कंपनी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। जो बिजनेस होगा हमारा, ठीक है, वो क्या डिसाइड कर रहा है, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड हाउ टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न। मतलब कि जो रॉ मटेरियल जो आया है उसको कैसे यूज किया जाए, एंड रिस्क जो होगा बिजनेस में, हर बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जो भी हमारे डिवेंचर्स, इक्विटी जो भी होते हैं ना, इनको क्या करना, बैलेंस करना, इम्प्रूव करना, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी बिजनेस की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब सीधी सी बात है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट तो टाइम टू टाइम होती ही रहेगी इसमें कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। मतलब जो हमारी कंपनी होगी तो वो क्या करेगी, लो जो प्राइजेस होती है, ठीक है, उसको लो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की प्राइस होगी उसको लो पे इश्यू करेगी, ठीक है, उनको लो पे ऑफर करेगी, जिससे कि क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है ये है हमारा, जिसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमारे 4 कंपोनेंट दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। बारी बारी से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट को, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानेंगे डेप्ट यानी कि डिबेंचर, इसको शॉर्ट में डेप्ट बोलते हैं लेकिन ये डिबेंचर बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे कि डिबेंचर्स होते क्या हैं, ये जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इज यूज्ड टू इश्यू द लोन बाय गवर्नमेंट एंड कंपनीज। मतलब कि लोन इशू किए जाते हैं कंपनी को,
ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, या जो इंस्टीट्यूशन कंपनीज होंगे उनके द्वारा। एंड ये जो लोन होंगे ये फिक्स इंटरेस्ट रेट पर इश्यू किए जाएंगे, फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। और ये डिपेंड, अब मान के चलिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, बोलती है कि हमें बिजनेस सेटअप करना है, अपना बिजनेस खोलना है, तो हमें लोन चाहिए, तो ऐसे हर किसी को लोन ऐसे नहीं मिलता, तो उसके लिए कंपनी की रेपुटेशन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी जो गुडविल होगी, उस पर्सन की जो रेपुटेशन होगी वो भी मायने रखती है, उसी को लोन वो मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, व्हेन कंपनी नीड टू बोरो मनी टू एक्सपेंड देमसेल्फ दे टेक द हेल्प ऑफ डिवेंचर। मतलब कि कंपनी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मनी बोरो करेगी, किसकी हेल्प से, डिवेंचर की हेल्प से, मतलब कि लोन लेके फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होती है हमारी, ठीक है। When companies borrow fund from outside lender, the interest paid on these fund is called cost of debt। मतलब कि कोई भी कंपनी है, उनने लोन लिया तो इंटरेस्ट पे तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, फ्री में लोन किसी को नहीं मिलता, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो पे करेंगे ना वही हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। एंड इसमें हम देखें जो ये मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारी होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इरिडेबल डेब्ट एंड रिडीमेबल डेब्ट, दोनों को देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी नंबर 1 जो दे रखी है इरिडेबल डेब्ट क्या होती है, इसको परपेचुअल डेब्ट भी बोला जाता है। पता चले इरिडेबल डेब्ट की जगह जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आएगा उसमें परपेचुअल डेब्ट भी लिख के दे देता है, ठीक है, तो समझ जाना ये वाला ही क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोला जाता है, परपेचुअल डेब्ट इज ए डेब्ट that does not have a fixed maturity date और specific redemption period। मतलब कि इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता कि तुम्हें जब चुकाना है या जब चुकाना है, ठीक है। इसमें इरिडेमेबल और रिडीमेबल जो दोनों होते हैं इनमें ये डिफरेंस होता है। इरिडेमेबल में तो ओनली जैसे कि कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, तो उसमें ओनली इंटरेस्ट पे की जाती है इरिडेमेबल में, तो एंड उसका कुछ फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। और रिडीमेबल जो होगा ना उसमें वो अमाउंट भी जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोला जाता है, जितने में लोन लिया प्लस इंटरेस्ट भी जाएगी, ठीक है। तो इरिडेबल में ओनली क्या होगा हमारा इंटरेस्ट, मतलब कि वो पूरा इंटरेस्ट से पैसा चुका देगा, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता, आराम से चुकाता रहता है। और इसका फॉर्मूला हम देखें इरिडेमेबल डेब्ट का, तो आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ डेट इशूड एट पार। अगर ये हमारा बिफोर टैक्स होता है तो क्या फॉर्मूला है इसका, इंटरेस्ट डिवाइड बाई पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये ऐसे कि ये दे रखा है, आप देख लेना, लिख रखा है KDBT, ये हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, मतलब KD मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, एंड इसमें BT ऐड किया गया है यानी कि बिफोर टैक्स, ठीक है। I का मतलब होता है इंटरेस्ट, P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला है सेम हिंदी में, ठीक है। एंड हम देखेंगे मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, उसको नेट प्रोसीड भी बोला जा सकता है, ठीक है। NP हम देखेंगे नेट प्रोसीड्स ऑन इश्यू ऑफ डेट इन केस ऑफ डेट। अगर हमारे ये नेट प्रोसीड जो हैं इशू पर जो से मतलब कि डिवेंचर इशू अगर प्रीमियम पे किए जाते हैं, प्रीमियम तो आपको पता ही है, आपने पहले पढ़ रखा हुआ, प्रीमियम डिस्काउंट ये सब, ठीक है। अगर वो प्रीमियम पे इशू होते हैं तो नेट प्रोसीड जो है हमारी कैसे निकल के आएगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। और डिस्काउंट के केस में हम देखें तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, सीधी सी बात है, प्रीमियम होगा तो ऐड करना है फेस वैल्यू में, डिस्काउंट होगा तो माइनस, एंड पार होता है तो एज इट इज फेस वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कंसिडरिंग टैक्स अप एट द आफ्टर टैक्स होगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो सिचुएशन, वो तो हमने देखा बिफोर टैक्स जिसका फॉर्मूला क्या था I डिवाइड बाई P। अब हम देखेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू यानी कि KD इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई P, ठीक है, सॉरी I डिवाइड बाई P 1 माइनस T। I यानी कि इंटरेस्ट,
P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, 1 माइनस T यानी कि टैक्स रेट जो कि दे रखी होगी। सीधे सीधे आप क्वेश्चन में पहचान जाना, टैक्स रेट दे रखी है तो आफ्टर टैक्स है, टैक्स रेट नहीं दे रखी तो बिफोर टैक्स है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखिए ये दे रखा है जैसे एक्स लिमिटेड कंपनी इशू 12% डिवेंचर ऑफ 2 लाख। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर 100 दे रखी है। ठीक है, 2 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं एंड उसकी फेस वैल्यू क्या है 100। ठीक है, कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। इसमें हमारे तीनों केस हमने लिए हैं, एट पार भी लिया है, एट 10% डिस्काउंट भी लिया है, एट 10% प्रीमियम भी लिया है, 10% डिस्काउंट भी लिया है, जिसमें कि देखिए हमारी टैक्स रेट भी दे रखी है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 कंडीशन हमारी दे रखी हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आर कंप्यूटेड, सबसे नंबर 1 दे रखा है बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट एंड नंबर 2 हमारा दे रखा है आफ्टर टैक्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो जैसे कि आपने देख ली, 2 लाख के हमारे डिवेंचर इशू किए थे 100 रुपये के शेयर पर। ठीक है, 100 रुपये पर, 100 रुपये की फेस वैल्यू पर किए थे। ठीक है, कंप्यूट करना है हमारे ये दोनों पॉइंट। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर टैक्स। ठीक है, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है एट पार पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बिफोर टैक्स में हमारा I डिवाइड बाई NP, NP बोल लो P बोल लो। ठीक है, इंटरेस्ट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्ट हम देखेंगे, अपना इंटरेस्ट कितना दे रखा था देखोगे आप, जो 12% डिवेंचर पे इश्यू किए थे। ठीक है, 12%, तो 100 का हमने 12% निकाला तो कितना आएगा 12, तो ये हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो 12 हमारा इंटरेस्ट आ गया, डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 100 हमारी फेस वैल्यू थी एंड इसको कैलकुलेट किया तो हमारा 12% आएगा। 12% इसलिए आएगा जब परसेंटेज में क्वेश्चन हमारा होता है तो इसको हम इंटू 100 कर देते हैं, मतलब कि जो भी आएगा इंटू 100 हम इसे कर देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे एट प्रीमियम। अगर समझ में नहीं आए, मतलब कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो बीच में ही बता देना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एट प्रीमियम पर, ये तो था एट पार, अब एट प्रीमियम। एट प्रीमियम फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बिफोर टैक्स चल रहा है I डिवाइड बाई NP। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट हमने निकाला था 100 का 12%, कितना आया 12। ठीक है, नेट प्रोसीड अब जो हम देखेंगे ना वो हमारी प्रीमियम पर रहेगी, यानी कि 100 का पहले तो 10% निकाला हमने, कितना आया 10। ठीक है, तो 10 हमारा प्रीमियम आ गया, तो इसमें आएगा हमारा फेस वैल्यू 100 प्लस 10, कितना हो गया 110। तो नेट प्रोसीड हमारा कितना आया 110। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 110 इंटू 100 किया तो 10.9%। ठीक है, नंबर 3 हम देखेंगे एट डिस्काउंट पर, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। 100 का हमने 12% निकाला तो 12 आ गया। नेट प्रोसीड हम देखेंगे, फेस वैल्यू है हमारी 100। ठीक है, और 100 का 10% निकाला तो कितना आया था 10। ठीक है, क्योंकि 10% डिस्काउंट पर दे रखा है। 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90, तो 12 डिवाइड बाई 90 13.33%। ठीक है, तो ये था हमारा बिफोर टैक्स। अगर समझ में नहीं आए तो बीच में बोल देना। ठीक है, अब देखेंगे हम आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, बस डिफरेंस इतना था, फॉर्मूला सेम है I, ठीक है, डिवाइड बाई NP। बस इसमें क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें टैक्स दे रखा है इस वजह से 1 माइनस T यानी कि टैक्स। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे तो ये तो प्रोसेस हमारा सेम ही चलेगा, I डिवाइड बाई NP। 1 माइनस T करना है बस इसमें, तो कितना हो गया 1 माइनस, तो आप देख सकते हैं 20% हमारा दे रखा था टैक्स रेट, पार पे इशू किए 20% दे रखा है, प्रीमियम पे इशू किए टैक्स रेट हमारा 30, दैट इसके बाद 40 दे रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 माइनस 20। ठीक है, तो ये कितना आया 0.80, 20 डिवाइड बाई 100, इसको इस तरीके से करना है। परसेंट में दे रखा है ना, तो नीचे डिवाइड में हमें 100 लेना पड़ेगा। अगर आप 100 से 20 को करोगे
तो 0.20 आएगा, ठीक है। 1 में से 0.20 गया तो 0.80, ठीक है, इंटू किया 9.6% आ गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रीमियम। प्रीमियम पर वही सेम प्रोसेस चल रहा है, 12 डिवाइड बाई फेस वैल्यू 100 प्लस 10 110, 1 माइनस 30% दे रखा था, ठीक है, इसलिए 0.30 किया तो कितना आ गया, 1 में से 0.30 गए तो 0.70, तो ये आ गया। नंबर थर्ड हमारा डिस्काउंट पर दे रखा है, वही सेम चल रहा है, बस 1 माइनस कितना 40% टैक्स रेट दे रखा था। आप इसको 40 डिवाइड बाई 100 भी कर सकते हो, तो ये 0.40 निकल के ही आएगा, वो तो सेम, ठीक है। 1 माइनस 0.40 कितना है, 0.60, ठीक है, तो ये 7.9% आ गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हो, कुछ नहीं है, बस मेन जो है हमारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मायने ये रखता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद रह गए तो आगे भी जो भी जितने भी हम करेंगे सेम टू सेम वही चलते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट में हमने क्या देखा था कि इसमें मैच्योरिटी टाइम फिक्स रहेगा, इसमें जो लोन लिया है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो भी आएगा, प्लस इसमें इंटरेस्ट रेट भी पे करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ें एक साथ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो दे रखा है ये, ठीक है, 1 प्लस आई डिवाइड बाई एन, प्रिंसिपल अमाउंट पी यानी कि ये सारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट माइनस एन पी प्रोसीड और डिवाइड 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1/2 पी प्लस एन पी, ठीक है। एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ये वही वाला क्वेश्चन लो, ये लो। अच्छा क्वेश्चन देखना है क्या, ये जल्दी फास्ट देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। क्लियर है या कोई प्रॉब्लम? इसमें हमें बस 3 कंडीशन याद रखनी है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। एट पार पे हमारी एज इट इज़ फेस वैल्यू आएगी, एट प्रीमियम होगा तो उसमें ऐड कर देंगे, डिस्काउंट होता है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको आप कर लेना, आ जाएगा ये। तो हमने ये इसका फॉर्मूला देखा था, ठीक है, एक बार देख लो इसका फॉर्मूला, के डी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 प्लस आई डिवाइड बाई एन पी माइनस एन पी 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1/2 पी प्लस एन पी, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमारे 12% डिवेंचर दे रखे हैं, ठीक है, इशूड बाय विकास लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू दे रखी है 100, ठीक है, एंड इसका प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना दे रखा है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख दे रखा है। इन फॉलोइंग सिचुएशन द लाइफ ऑफ डिवेंचर 7 ईयर्स, जो हमारा एन डिवाइड में एन कर रहे थे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं 7, ठीक है, जिसमें हमारी 3 कंडीशन दे रखी हैं, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है, इशूड एट 10% प्रीमियम, इशूड एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। अब ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो जैसे आपने देखा ही था, इंटरेस्ट प्लस 1/n पी माइनस एन पी डिवाइड बाई 1/2 पी प्लस एन पी, यहाँ 1 माइनस टी है, ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले
आई हम देखेंगे, ठीक है। हमारे 2 लाख तो क्या दे रखे थे, 2 लाख पे डिवेंचर हमने इश्यू किए थे, कितने परसेंट पर, 12% पर, ठीक है। तो 2 लाख का 12% करेंगे, कितना आ जाएगा, 24,000। तो ये हमारी क्या आ गई, इंटरेस्ट। तो 24,000 प्लस 1/n, 1/7, अभी मैंने रिपीट किया ही था। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं, 7, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट माइनस नेट प्रोसीड, ठीक है। तो ये हमारा कितना दे रखा है, 2 लाख ही दे रखा है, ठीक है। एट पार पर सिचुएशन है, इसलिए इसमें इंक्रीज प्रीमियम डिस्काउंट वाला सिस्टम था, यानी एट पार पर एज इट इज हम 2 लाख ले लेंगे, ठीक है। 2 लाख माइनस 2 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट हमारी कितनी दे रखी है, 20%। आप देख सकते हो टैक्स रेट 20%, 20 डिवाइड बाई 100 किया तो 0.20 आ गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टैक्स रेट डिवाइड बाई 1/2, पी प्लस एन पी वही सेम रख देंगे, 2 लाख प्लस 2 लाख। अब इसको पूरे को सॉल्व किया 24,000, ठीक है। एंड इसमें से हमने माइनस किया तो 0 आ गया, ओवरऑल सारा ही हमारा 0 आएगा, क्योंकि अगर इसको हम मिला के सॉल्व करें तो ये सारा 0 ही निकल के आएगा। 0 मल्टीप्लाई 1/7 करते तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसलिए 0 डिवाइड इंटू 0.80, 1 माइनस 0.20 कितने गए, 0.80 डिवाइड बाई, हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया, 4 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये इसको कैलकुलेट करिए 9.6% आ जाएगा। तो ये एट पार पर था, ये तो इजी था एट पार पर करना। मेन अब एट प्रीमियम पर देखेंगे, ठीक है। अब एट प्रीमियम पर हमारा दे रखा है कि 10% प्रीमियम पर, ठीक है। तो सेम पहले तो वही प्रोसेस चल रहा है, आई 24,000 ने भी निकाला था प्लस 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने दे रखे थे, 7, ठीक है। इसके बाद हमारा दे रखा था प्रिंसिपल अमाउंट माइनस नेट प्रोसीड, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 2 लाख है माइनस नेट प्रोसीड। अब आप सोच रहे होंगे ये 2,22,000 कैसे आया, ठीक है, इसको देखते हैं हम। तो हमारे 2 लाख पर डिवेंचर इशू किए थे, ठीक है। तो इसका हमने 10% निकाला तो कितना आएगा, 20,000, ठीक है। और दे क्या रखा है हमारा, प्रीमियम। तो प्रीमियम में सीधी सी बात है, इसको प्लस कर देंगे, 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000। और अगर ये डिस्काउंट पे है हमारा तो क्या कर देंगे, माइनस 2 लाख में से 20,000 गए तो 1,80,000, ठीक है। तो 2 लाख माइनस 2,20,000 एंड इसका टैक्स रेट जो दे रखा था आपने देखा ही था 0.3, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2 लाख प्लस सेम वही प्रिंसिपल अमाउंट प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया 24,000 प्लस 1/7 एंड ये हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस का 20,000 डिवाइड बाई 1 में से 0.3 गए तो 0.7 आए डिवाइड बाई 2 लाख प्लस 2,20,000, 4,20,000, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लिया पूरे प्रोसेस को तो 7.04% निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेम अब डिस्काउंट में बस क्या रहेगा कि उसको माइनस करना है, जैसे मैंने अभी एज इट इज बताई दिया था, 2 लाख का 10% निकाला 20,000, देन इसमें से माइनस करा क्योंकि डिस्काउंट पे बोला है तो माइनस करेंगे 1,80,000, ठीक है। तो वही 24,000 प्लस 1/7, 2 लाख माइनस 180, सेम टू सेम वही है। लास्ट में हमारा 8.48% निकल के आ जाएगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, वैल्यू हमारी सेम में फॉर्मूला है होना चाहिए, ठीक है। बाकी वैल्यू रिपीट ही होती जा रही हैं, एट पार किया था
हाँ भाग गया, अब सही है। तो ठीक है, ये हमने तीनों देखे थे। एट प्रिंसिपल अमाउंट वही लेते हैं जो होता है हमारा जितने डिवेंचर इशू किए। नेट प्रोसीड जो होता है एट पार पे दिया है तो 100 की फेस वैल्यू पे लेंगे। अगर एट प्रीमियम दिया है तो जो भी परसेंट दे रखा था उसमें ऐड करके लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रखा होगा तो माइनस में लेंगे, ठीक है। आई थिंक एक इसमें प्रीवियस पॉइंट नोट किया था इसमें। मेन इसमें यही चेंज करते हैं, ठीक है। हमारा एमसीक्यू, एमसीक्यू में बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, मतलब इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए थे, लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नंबर 2। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर नंबर 1 देख लिया, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। शेयर तो हमने देखा होता है, प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए जाते हैं ना वो मतलब एक फिक्स रेट पर होते हैं, मतलब उसमें डिविडेंड प्रॉब्लम हो रही है क्या? स्क्रीन आ रही है आपको? आई क्या? ठीक है, अब करते हैं। तो अब सेम प्रोसेस इसमें भी यही चलेगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में इरिडीमेबल देके रिडीमेबल देके, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में दो तरीके के फॉर्मूले, इरिडीमेबल और रिडीमेबल, सेम, ठीक है। नंबर 1 हम करते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है KP इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड ऑफ इशू, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड, वही नेट प्रोसीड अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे थे हम, वही होती है, ठीक है। ये क्यों कर लिया इसमें? ठीक है, करते हैं। इलस्ट्रेशन दे रखा है, ठीक है। XYZ कंपनी इश्यू 2000 शेयर्स प्रेफरेंस, 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिपीट करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में मतलब कि था क्या, जो प्रेफरेंस शेयर जैसे कि शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उनको जो डिविडेंड प्रॉफिट जो दिया जाएगा ना, तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, चाहे कंपनी को कितना भी फायदा हुआ हो। 8% बोल दिया तो 8% ही दिया जाएगा, 10% बोल दिया तो 10% ही दिया जाएगा। जितना वो दिया जाएगा उसकी जो कॉस्ट निकल के आएगी लास्ट में, तो वही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें डेफिनेशन दे रखी है, इसको हम प्रिफर्ड स्टॉक भी बोलते हैं, इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट, मतलब कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं जिनने पैसा लगाया था वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना उन्हें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है, ठीक है। अब एक हमने फॉर्मूला देखा, KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड ऑफ इशू, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं,
XYZ कंपनी है जिसने 2000 शेयर इश्यू किए 10% प्रेफरेंस शेयर पे, ठीक है, जो कि कितने के हैं 100, लेकिन 95 ईच यानी कि डिस्काउंट पर, सीधे सीधे पता चल रहा है, ठीक है। कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखते हैं, दे रखा है KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिवाइड बाई नेट प्रोसीड ऑफ इश्यू, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू क्या थी हमारी 100, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स का परसेंटेज कितना दे रखा है 10%, 100 का 10% निकाला कितना आएगा 10, सेम टू सेम वही चल रहा है। डिवेंचर हम कर रहे थे तो डिवेंचर जितना परसेंट दे रखा था फेस वैल्यू पे निकाल दिया, ठीक है। वैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड 100 का 10% निकाला, 10 आ गया, डिवाइड बाई नेट प्रोसीड ऑफ इश्यू, कितने पे की है 95 पे। जैसे कि मैंने बताया था एट पार होगा तो 100 आता, प्रीमियम होगा तो ऐड होके आएगा, डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा, लेकिन इसमें परसेंट नहीं दे रखा, 100 से कम दे रखा है 95, दैट मीन ये डिस्काउंट पर है, तो डिवाइड बाई 95, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 95 कितना आ गया 0.1053। मतलब ये ऑप्शन में आप देखोगे ना, अपने तो ऑप्शन वाइज पेपर आता है तो थोड़ा सा ही सॉल्व करेंगे, अपने आप ऑप्शन अपन को मिल जाएगा, इतना डीप भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में तो करना ही नहीं है। अब हम देखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला दे रखा है डी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, प्लस आई 1 डिवाइड बाई एन RB माइनस NP डिवाइड बाई 1/2 RB प्लस NP, जिसमें कि सारी चीज़ें दे रखी हैं। के प्रेफरेंस शेयर यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डी फॉर डिविडेंड यानी कि वही प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। इसके बाद हमारी रिडम्पशन वैल्यू दे रखी है, इसके बाद नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। एक बार देख लो, ये फॉर्मूला है पूरा। डी प्रेफरेंस डिविडेंड वही जो अभी हमने किया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, वही हो गया ये। एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, वो देखेंगे हम आगे आएंगे क्वेश्चन ना। रिडीमेबल वैल्यू माइनस, ये भी सीधे सीधे दे रखी होगी, हम देखेंगे। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, देखो नीचे एक पॉइंट दे रखा है नेट प्रोसीड का। नेट प्रोसीड अगर हमारे पार पे दे रखे हैं तो 100 पे करने हैं, ये तो सबको पता है। अगर हमारे प्रीमियम पे दे रखे हैं, ये भी सबको पता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, तो क्या करना है, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नेट प्रोसीड निकालने के लिए, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। हर्षिता कंपनी लिमिटेड इशू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आप देख रहे हो क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि आप बिल्कुल भी ऐसे भटकोगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में रिडीमेबल लिखा है तो समझ जाना इसका क्वेश्चन है, नहीं लिखा है तो रिडीमेबल का है, ठीक है। जिसमें हमारी कैपिटल दे रखी है कितनी 5 लाख, फेस वैल्यू इस शेयर कितनी 10 रुपये उसकी वैल्यू है फेस वैल्यू। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर आर इश्यूड एट पार at 10% premium, assuming the share will be redeemed on 10th year at a premium 10%। लास्ट में आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखना कि लास्ट में बोला गया है हमें ये एज्यूम करना है कि शेयर जो हैं रिडीम कर दिए 10 साल बाद, कितने पर 10% प्रीमियम पर, तो इसलिए रिडीमेबल वैल्यू जो लेंगे हम 10% पर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं एट पार, ठीक है। अब देखते हैं इसको। नंबर 1 आप देख सकते हो लैंग्वेज इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन एट प्रीमियम क्यों है, मैंने लास्ट में दिखाया ही था कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10 साल बाद ये रिडीम कर दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं डी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड। आप देख सकते हो 12%, 5 लाख हमारी क्या थी इश्यू जो किए थे प्रेफरेंस शेयर, 5 लाख 12% इसकी रिडीमेबल वैल्यू है। तो 5 लाख का आप 12% निकालोगे तो कितना आएगा 60,000, ठीक है। देख लो तो कितना आया था 60,000 प्लस 1 डिवाइड बाई एन, नंबर ऑफ ईयर्स 10 साल बाद रिडीम कर दिए 10। अब इसके बाद हम ये देखेंगे, ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू रिडम्पशन कितने पे किए हैं 10% पर, तो 5 लाख का 10% निकाला तो कितना आएगा 50,000,
प्रीमियम पर हो रहे हैं तो प्लस करेंगे 5 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाई 5,50,000 यानी कि 5.5 लाख, ठीक है। तो 5.5 लाख आ गया माइनस नेट प्रॉफिट, क्योंकि इश्यू जो हो रहे हैं हमारे पार पर। आप एक चीज़ याद रखना, नेट प्रॉफिट जो होगा, हम इशू वाला पॉइंट याद रखना है, मतलब इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। तो नेट प्रॉफिट किसका पार्ट है हमारा, आप कॉपी में लिख लेना, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इशू, ठीक है। एंड जो हमारा रिडीमेबल वैल्यू होगी, रिडीमेबल वैल्यू यानी कि रिडम्पशन पर जो कर रखे हैं, ठीक है, इसलिए दोनों में चेंजेस हैं। तो 5,50,000 माइनस 5 लाख, ठीक है, सीधे सीधे एट पार पर है, डिवाइड बाई 1/2। रिडीमेबल वैल्यू आपने देखी थी वही 5,50,000 प्लस 5 लाख, देन इसको सॉल्व किया 60,000 प्लस 1/10, देन इसको माइनस करके 50,000 डिवाइड बाई, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 10,50,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ठीक है, पूरा सॉल्व किया 12.38%। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है इश्यू भी प्रीमियम पर किया है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर किया है, दोनों चीज़ें प्रीमियम पर की है, 10% 10%। हमने क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा था, एट पार, नंबर 2 क्या दे रखा था, एट प्रीमियम, ठीक है। तो देख सकते हो 60,000 हमने अभी निकाला था, 5 लाख का 12%, बरूपन 60,000 आ गया, प्लस 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 10। अब आप मतलब कि रिडीमेबल वैल्यू तो आपको पता है, हमने अभी निकाली थी 5,50,000। एज इट इज़ हम नेट प्रॉफिट की भी निकालेंगे, इशूड एट प्रीमियम कितने पे किए थे, 10% पे, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, सेम वही 5 लाख का 10% किया 50,000, देन ये कितना आ गया 5,50,000, ठीक है। तो ये माइनस कर दिए एंड इधर प्लस कर दिए, 10.91% आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक चीज़ लिखी हुई है, मतलब आप जब करोगे ना खुद ही आपको सारा समझ आ जाएगा, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें कि रिडीमेबल एंड रिडीमेबल देखा, ठीक है। अब हम करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो हम पिछले पढ़ ही चुके हैं, क्या पढ़ा था उसमें, जो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड जो दिया जाएगा वो कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा डिविडेंड देंगे, कम हो रहा है तो कम देंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में ये डिफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स देते हैं, इक्विटी में जो है हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट होता है इलेक्ट करने का डायरेक्टर को, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को नहीं होता, ठीक है। अब हम इसमें मेथड देखेंगे, इसमें भी अब कैलकुलेशन आएगी, जिसमें कि हमारे नंबर 1 मेथड दे रखा है डिविडेंड मेथड, जिसको इज आल्सो नोन एज डिविडेंड प्राइस मेथड अकॉर्डिंग टू इक्विटी। इक्विटी इज द डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर डिविडेंड, मतलब कि जो हमारे फ्यूचर में जो डिविडेंड जो कॉस्ट निकल के आएगी ना, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर होगा, सॉरी। अब इसके कुछ मतलब एंड इन फ्यूचर तो नहीं है, फ्यूचर इट डज नॉट कंसिडर अर्निंग्स, क्योंकि रिटेन अर्निंग का अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे, फिर देखते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइड मार्क, देख सकते हैं, टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड यानी कि मार्केट प्राइस, ठीक है। सबके भी वॉइस ऑफ हो गई है क्या? ऑडिबल है, साउंड इशू सर, साउंड इशू हो रहा है।
सर वॉइस का इशू हो रहा है सर। सर सर वॉइस हो रहा है। शेयर होल्डर को ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन देखा हमने, अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या दे रखा है, के ई इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। ठीक है, कितना डिविडेंड देना है, 25%, 25 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई हमारा फॉर्मूला में था एमपी यानी कि मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस कितनी दे रखी थी 180, तो डिवाइड बाई 180 इंटू 100। जब हमारा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो जब परसेंटेज में दे रखा है तो इंटू 100 करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना आ गया 13.89%। ये तो बहुत ईजी सा ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिविडेंड ग्रोथ मेथड, मतलब डिविडेंड यील्ड मेथड पढ़ाना सेम टू सेम उसी की तरह है, बस इसमें होगा क्या, जो डिविडेंड है वो तो मिलेगा। ठीक है, शेयर होल्डर को। देन जो शेयर होल्डर है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या पता ये जो है आगे को ग्रोथ करे, 20% मिल रहा है आज, कल को 25% मिले। ठीक है, तो बस इसमें डिविडेंड प्लस ग्रोथ ऐड हो गया। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला दे रखा है जैसे कि सेम टू सेम वही है फॉर्मूला, डिविडेंड डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। मैंने बताया क्या ऐड हुआ है इसमें, ग्रोथ ऐड हुई है प्लस जी। ठीक है, सेम टू सेम उसी की तरह था, बस वो आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ है तो कल को 25% होगा। ठीक है, अब इसमें इलस्ट्रेशन हमारा दे रखा है, एबीसी कंपनी लिमिटेड है, इशू कर रही है 20,000 न्यू शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 100, पार पर कर रही है। फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 5%। ठीक है, अभी मैंने बताया ही था। द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ₹15 इन लास्ट ईयर एंड ग्रो कर रही है 7%। इसको देखते हैं। ठीक है, एंड जो मार्केट प्राइस जो है डिवाइड करेंगे हम, कितनी दे रखी है 160। ठीक है, अब इसमें हमारी दो कंडीशन दे रखी हैं। नंबर 1 दे रखी है इन केस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, नंबर 2 दे रखी है फॉर एग्जिटिंग शेयर होल्डर। ठीक है, दो केसेस इसमें निकालने हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू एग्जिटिंग शेयर होल्डर, जिसमें फॉर्मूला दे रखा है डिविडेंड डिवाइड बाई एनपी प्लस ग्रोथ। ठीक है, डिविडेंड हमारा कितना दे रखा था 15। ठीक है, द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ₹15। ठीक है,
देन इसके बाद देखेंगे हम नीचे नेट प्रॉफिट हमारा दे रखा है। नेट फ्लोटेशन कॉस्ट का मैंने जैसे बताया ही था, फ्लोटेशन कॉस्ट डिस्काउंट की तरह होती है, माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसको निकालेंगे नेट प्रॉफिट को, फेस वैल्यू दे रखी है हमारी 100, इस माइनस करेंगे 5% दे रखी थी, ठीक है। और वो 5 कैसे आई, इसको पूरे तरीके से निकालना है, ये नहीं कि 5% दे रखी है तो 5 ही रख दी। 100 का 5% निकालेंगे तो हमारी 5 आएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 95। तो 15 डिवाइड बाई 95 प्लस हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 0.07, ठीक है, नहीं सॉरी प्लस ग्रोथ आएगा, ठीक है, जो कि हमारा 7% दे रखा था। 7 डिवाइड बाई 100, इसको आप 7 डिवाइड बाई 100 भी कर सकते हो, तो इसको निकालेंगे हम तो 0.07 ही आएगा, ठीक है। इसका आ गया 22.78%, ठीक है। अब देखेंगे इन केस ऑफ, ये तो था हमारा केस 1 न्यू इक्विटी शेयर के केस में। अब हम देखेंगे एग्जिटिंग शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, जिसमें हमारा डिविडेंड दे रखा है 15, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है हमारी 160 दे रखी है, मार्केट प्राइस जो थी हमारी, इसमें बोल रखा है एज्यूमिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज़ 160। अगर ये 160 नहीं दे रखी होती तो इसमें भी हम क्या करते, सेम नेट प्रॉफिट को ही रख देते, ठीक है। जिसमें मार्केट प्राइस बोला हुआ है, मार्केट प्राइस अगर नहीं दे रखा होता तो नेट प्रॉफिट वाला प्रोसेस ही फॉलो करना है, ठीक है। प्लस हमारी ग्रोथ कितनी दे रखी, 7%, यानी कि 7 डिवाइड बाई 100, तो इसको कैलकुलेट कर लिया 16.375%, ठीक है। अब देखेंगे अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है, इसको हम अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मतलब जो भी वो अर्न कर रहे हैं, शेयर होल्डर जो है जो भी अर्न कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट निकल के आएगी, तो वो अर्निंग यील्ड मेथड होता है। अर्निंग यानी कि कमाना, ठीक है। इसका फॉर्मूला दे रखा है K इज टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। इनके फॉर्मूले मेन अच्छे से देख लेना, क्वेश्चंस तो फिर भी आ जाएंगे। अब इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है, कपिल कंपनी लिमिटेड हैज प्रपोजल टू एक्सपेंडेड बिजनेस ऑपरेशन फॉर व्हाट इट नीड्स फ्रेश इक्विटी कैपिटल, जिसमें कि हमारे कितनी दे रखी है, 20 लाख की दे रखी है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर एग्जिटिंग शेयर होल्डर एज वेल एज न्यू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, पुराने शेयर होल्डर की भी, नए शेयर होल्डर की भी, ठीक है। जिसमें इश्यू प्राइस दे रखा है न्यू शेयर का कितना दे रखा है 20, जिसमें कि कोई चार्जेस हमारे नहीं हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जिटिंग इक्विटी शेयर कितने दे रखे हैं 2 लाख, मार्केट वैल्यू दे रखी है 300, ठीक है। नेट अर्निंग कितनी दे रखी है 100 लाख। नेट अर्निंग अभी फॉर्मूले में जैसे कि आएगी, आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एग्जिटिंग शेयर होल्डर निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, जिसका फॉर्मूला दे रखा है EPS, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है, इज इक्वल टू नेट अर्निंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नेट अर्निंग हमने देखी थी 100 लाख की हो रही थी, देखिए, ठीक है, नेट अर्निंग। इसके बाद हमारा दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं 2 लाख, जैसे कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ एग्जिटिंग इक्विटी शेयर 2 लाख, और जो हमारे नए वाले जो होंगे, नए शेयर जो हैं इशू किए वो 200 दे रखे हैं। आप इसमें देख लेना पुराने नए इंफॉर्मेशन अलग अलग लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो कितना आ गया 50, ठीक है। हमें लेकिन निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ अर्निंग, ठीक है। EPS जिसका फॉर्मूला क्या था EPS डिवाइड बाई NP, जिसमें हमें EPS नहीं पता था। EPS का फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, ये हमने निकाला तो कितने आ गए 50, हमने 50 यहाँ रख दिया। EPS डिवाइड बाई MP, मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है 300 दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिटिंग शेयर, ठीक है, इंटू 100, ये आ गया। इंटू 100 इसलिए करते हैं जब कुछ भी परसेंटेज में होता है, मतलब इसको 0.0 में नहीं लेते हम, इंटू 100 कर देते, परसेंटेज में नहीं रखते, ठीक है। अब देखेंगे हम न्यू शेयर कैपिटल के लिए, जिसका फॉर्मूला है हमारा EPS डिवाइड बाई नेट प्रॉफिट। EPS तो हमने एक साथ निकाल लिया था, 50 आ गया, डिवाइड बाई नेट प्रॉफिट 200 दे रखी है। इश्यू प्राइस ऑफ न्यू शेयर इज 200। सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, एग्जिटिंग शेयर की अलग दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर जितने इश्यू किए थे, ठीक है, 2 लाख, एंड मार्केट वैल्यू अलग दे रखी है 300, नेट अर्निंग हमारी अलग दे रखी है, और जो नए शेयर है उनकी अलग दे रखी है,
ठीक है। तो ये कितनी आ गई 25% आ जाएगी, 50 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। ठीक है, ये था अर्निंग यील्ड मेथड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट CAPM, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ये मॉडल होता है जो कि रिलेशनशिप एग्जीक्यूट कर डिस्क्राइब करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए सिक्योरिटी। मतलब कि जो शेयर होल्डर है पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, रिस्क से इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हो यानी उसके बीच का डिफरेंस प्लस जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतना % प्रॉफिट मिलेगा, इतना % मिलेगा, तो उनके बीच में डिफरेंस ये बताता है। ठीक है, एंड इसका भी फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, RA इक्वल्स टू RRF प्लस BA इंटू RA माइनस RRF। वो था हिंदी में, डिटेल दे रखी है, ये इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें RA जो दे रखा है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना उनने पैसा लगाया। फिर रिस्क फ्री रेट RRF, ठीक है। देन इसका BA बेटा ऑफ द सिक्योरिटी RM यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब ऑन द मार्केट। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका आएगा तो नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। हमने देखे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर देख लिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देख लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल देख ली, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग लास्ट टॉपिक। ठीक है, देखते हैं नंबर 4 कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होती क्या है। सबसे पहले तो यही देखेंगे, मतलब कि जो शेयर होल्डर थे कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, कंपनी ने उनको मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, कंपनी को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि उनने असेट भी पे कर दी, जो भी क्रेडिटर्स को देना था सारा कुछ दे दिया, डिविडेंड देना था शेयर होल्डर को वो भी दे दिया, लेकिन उनके पास पैसा भी बचा है, काफ़ी सारा बचा है। तो जो कंपनी है वो मतलब ऐसे थिंक कर रही है, ऐसे सोच रही है कि हम शेयर होल्डर को इसमें से पैसा दें या नहीं दें जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इसमें डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है, द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट शेयर होल्डर एक्सपेक्ट ऑन कंपनीज कॉमन स्टॉक और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ इंटरनल कैपिटल। आपको तो बस सीधे सीधे समझना है कि जो वो एक्स्ट्रा जो इनकम निकल के आ रही है एक कंपनी की सारा कुछ पे करने के बाद, तो वही हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला दे रखा है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग व्हेन देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड पर्सनल टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर शेयर होल्डर। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू DI डिवाइड बाई NP प्लस G। DI यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, NP यानी कि करेंट सेलिंग प्राइस या फिर नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट हो गया NP से। ठीक है, देन इसके बाद हमारी G ग्रोथ रेट। प्रीवियस हमने पढ़ी थी, ग्रोथ हमें पता है, नेट प्रॉफिट हमें पता है। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड उसमें भी दे रखा हुआ परसेंट में। ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ये तो थी हमारी नो फ्लोटेशन कॉस्ट वाली। ठीक है, जिसमें हमारा पर्सनल टैक्स रेट है। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन सेकंड पॉइंट जो हमारा दे रखा है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कब, जब फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखी होगी, पर्सनल टैक्स रेट भी दे रखी होगी। ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई 1 माइनस FP 1 माइनस TP। FP यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट, TP यानी कि पर्सनल टैक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं। अब इसका इलस्ट्रेशन भी जैसे दे रखा है, ए कंपनी शेयर्स आर करेंटली सेलिंग फॉर ₹120, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड द ग्रोथ रेट आर 5.20% एंड 6%। मतलब कि डिविडेंड कितना दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5.20, ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है 6%। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड एंड ये हमारी ग्रोथ। ठीक है, देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला हमने देखा ही था, DI डिवाइड बाई NP प्लस G। तो डिविडेंड हमारा 5.20, ठीक है, डिवाइड बाई नेट प्रॉफिट जो है हमारा 120 दे रखा है। एक कंपनी से आर करेंटली सेलिंग फॉर 120। हमने दो लैंग्वेज इसमें देखी थी,
जिसको हम करेंटली सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लिखी आ जाए तो सेम ही मानी जाएंगे। ठीक है, 120 हमारे दे रखे हैं, तो 5.20 डिवाइड बाई 120 प्लस ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है 6%, 6/100 किया तो कितना आया 0.60। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया 10.33% आ जाएगा। तो ये था। अब हम देखेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको WACC बोला जाता है। ठीक है, WACC इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज ए कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है, ये ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो जो मतलब जो हमारी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना, एवरेज दिखाती है किसका, कॉस्ट डेप्ट का और इक्विटी का, यानी कि डिबेंचर्स और इक्विटी के बीच का एवरेज, यानी कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब जैसे इस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे रखा है, इन्वेस्टर यूज WACC टू डिटरमाइन वेदर ए कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग और लैंडिंग मनी। मतलब कि जो इन्वेस्टर जो होते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इस टर्म को यूज करते हैं जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब। ठीक है, क्योंकि वो कंपेरिजन करते हैं एक तरह से इक्विटी का एंड डिबेंचर का। ठीक है, एंड जो हमारी हायर WACC होगी इंडिकेट करती है हायर कॉस्ट ऑफ फाइनेंशिंग एंड ग्रेटर रिस्क फॉर द कंपनी। ठीक है, मतलब कि ये एक हाई जो बिजनेसेस होते हैं ये उन्हीं में एप्लीकेबल होती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये लार्जर बिजनेस हैं, ये सिर्फ इन्हीं में इंडिकेट होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, ये आता नहीं है। WACC मतलब कि ये डेप्ट जो डिवेंचर हमने अभी पढ़े थे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के बीच के डिफरेंसेस को ये बताती है। जो जब शेयर होल्डर जो है पैसा इन्वेस्ट करेगा ना तो वो डिसाइड करेगा कि यहाँ इन्वेस्ट करे या यहाँ इन्वेस्ट करे। ठीक है, ये होता है। जैसे कि इस पे दे रखा है, इट शोज ए कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अक्रॉस डेब्ट एंड इक्विटी। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर जो है मोस्टली इसको इन्वेस्टर यूज करता है इस टर्म को WACC को कि क्या डिटरमाइन करने के लिए कंपनी की जो कमाई है वो कितनी है, बस यही है। ठीक है, एंड इसका ये फॉर्मूला था, नीचे डिटेल्स में सारा कुछ लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको देख लेना बाद में। तो ये थी आज की क्लास। तो ये क्वेश्चंस को आप कर लेना, मैंने बहुत ही इजी वे में नोट की हुई हैं सारी चीज़ें, तो इनको अच्छे से देख लेना, इनको देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं परसों। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच।